भाई हमने कल स्टार्ट कर लिया था अपना सेमीकंडक्टर्स टॉपिक। उसमें मैंने तुम्हें बता दिया था हमारे पास मेनली बेस्ड ऑन चार्ज कैरियर्स दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। मेरे को बता दो इंट्रिंसिक के अंदर क्या खासियत है, कौन मेजॉरिटी में होता है कौन माइनॉरिटी में होता है? सर इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी में होते हैं। नहीं, इंट्रिंसिक के अंदर कोई मेजॉरिटी में नहीं, दोनों कोई माइनॉरिटी में नहीं, दोनों इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल होते हैं सर। बिल्कुल। एक्सट्रिंसिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सट्रिंसिक के अंदर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। यस सर। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट, उसके बाद स्टार्ट ही कर लेंगे। एन टाइप में मैंने बताया था कि हम बेसिकली ऐड कर रहे हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब इनकी वैलेंसी 5 होगी। तो Yes, पहले sir. से ही हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। वेयरएज पी टाइप के अंदर हम ऐड करेंगे हमारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राइवेलेंट डोपेंट्स, और इसके अंदर ट्राइवेलेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की पहले से ही शॉर्टेज है, तो इसलिए भैया हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, और इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे हमारे नंबर ऑफ होल्स। लेकिन चाहे कोई सा भी सेमीकंडक्टर क्यों ना हो भैया, उसके अंदर हमारे करंट के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी भी, तो इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। बस हाँ ये है कि इंट्रिंसिक के अंदर ये दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, एन टाइप के अंदर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, एंड पी टाइप के अंदर करंट ड्यू टू होल्स ज्यादा होगा। उसके बाद मैंने आपको समझाया था वैलेंस बॉन्ड मॉडल, ये सब चीजें कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि यार हमारे पास रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अपनी वैकेंसी खाली करके जा रहा है उसी वक्त वो वैकेंसी डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी, मतलब वो वैकेंसी खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि उसी वक्त कोई एक और इलेक्ट्रॉन आके उस वैकेंसी को फिल कर देगा। तो इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा था NeNH in case of extrinsic is equals to Ni square in case of intrinsic। यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। डन। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि हमें डिस्कस करना है बेसिकली एनर्जी स्पेक्ट्रम, कि हमारे पास अगर कोई एक आइसोलेटेड एटम है तो जो उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा बनेगा, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आज हमें जो डिस्कस करना है कि यार अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम है तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स मिलेंगे वो इस तरीके के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी अलग, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी अलग। लेकिन जैसे ही हम इन सारे एटम्स, n नंबर ऑफ एटम्स को पास ले आते हैं, बहुत ज्यादा पास, कि इनको हम एक लैटिस स्ट्रक्चर, मतलब इसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, तो हमने देखा कि हमारा जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है क्रीट नहीं आ रहा है। अब हमारे पास एनर्जी के ग्रुपिंग्स आने लग गई है, इस एनर्जी लेवल्स ग्रुप कर गए हैं, तो जो ये एनर्जी लेवल्स में बन गए हैं अब। सर साउंड कट रही है बीच में। साउंड कट रही है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ भैया, मैंने कहा था आइसोलेटेड एटम में, एक बार चेक करो वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है, आइसोलेटेड एटम के अंदर हमारे पास जो एनर्जी बैंड, मतलब एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा वो डिस्क्रीट आएगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 समथिंग, एंड थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.51 समथिंग। ये आपने एटम्स में पढ़ लिया होगा, याद है आपको? यस गुड। तो ये चीज तो मेरे काम रिकॉल कराने का नहीं है, ये सब तो आपने एटम चैप्टर में पढ़ रखा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने n नंबर ऑफ एटम्स को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज किया। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो ना, कि बहुत सारे एटम्स को पास में लिया है, कुछ इस तरीके से कि भैया ये एक एटम, फिर ये दूसरा एटम, फिर ये तीसरा एटम, इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया है इनका। भैया एक मिनट रुकना, ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाता चले जाऊंगा।
तो जब हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने देखा जो एनर्जी लेवल्स थे अलग अलग, अब उन एनर्जी लेवल्स ने ग्रुपिंग, दोस्ती यारी कर लिया, अपने एक फ्रेंड सर्कल बना लिया है। तो ये जो ग्रुपिंग हो गई है एनर्जी लेवल्स की, इन ग्रुपिंग्स को हम क्या कहेंगे? एनर्जी बैंड। वेरी गुड। और मैंने कहा था इन एनर्जी बैंड्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप आएगा, जो ये एनर्जी बैंड के बीच में कुछ ना कुछ गैप आएगा, इसको हम कहेंगे फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप। और मैंने कहा था इसी के बेसिस पे हमारे ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाई हो सकते हैं कि कंडक्टर्स का एनर्जी बैंड, एनर्जी डायग्राम कैसा बनेगा, इंसुलेटर्स का कैसा बनेगा और सेमीकंडक्टर्स का कैसा बनेगा। तो भैया आओ डिस्कस करना शुरू करें। यस सर। सबसे पहले तो अब ये समझो कि भैया ये एनर्जी लेवल्स ने ग्रुपिंग क्यों करी। बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिर चेक करना। यार मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये उसके ऑर्बिट है। तो अभी अगर सपोज मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होगी, एक तो ये रिवॉल्व कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी होगी, और एक न्यूक्लियस से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मिल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगी? टोटल एनर्जी। अभी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उस पे फर्क डालने वाला केवल एक ही है, कौन? ये न्यूक्लियस। आई रिपीट, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला अभी केवल एक ही है और वो है ये न्यूक्लियस, और कोई कर ही नहीं सकता, कोई इस पर असर नहीं डाल सकता। अब अगर मैं दूसरा एटम भी इसके पास ले आऊं, बहुत ज्यादा पास का मतलब है एटॉमिक लेवल, मतलब भैया इतना ज्यादा पास कि डिस्टेंस हमारा माइक्रो मतलब फर्मी मीटर उस लेवल पे है। तो भाई मेरे को बताओ कि अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो ये न्यूक्लियस असर डाल रहा था, ये तो डालेगा ही डालेगा, साथ में ये सेकेंड एटम का न्यूक्लियस भी इस पे कुछ ना कुछ असर डालने लग जाएगा। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये दो जगह से अट्रैक्शन फील करेगा, एक तो इस न्यूक्लियस से और एक ये दूसरे न्यूक्लियस से। क्या ये बात समझ में आई है? यस सर। तो यार अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, चेंजेस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और एटम ड्रॉ कर दूं तो फिर से इसकी एनर्जी में चेंजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब बाकी हर एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस, हर एक न्यूक्लियस से अपने पर असर डलवाएगा, तो इसकी एनर्जी चेंज होती रहेगी। इसलिए हमारे अब जो एनर्जी डायग्राम्स है अब वो अलग अलग नहीं रहेंगे, अब ये सब एक दूसरे पे असर डालेंगे, तो इनके जो एनर्जी डायग्राम्स हैं वो मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये एनर्जी बैंड बनना शुरू हो जाता है। क्या चीजें समझ में आ गई हैं? सर एक बार रिपीट करना है इसको, फिर से रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देता हूँ। यार मैं कह रहा हूं कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये अकेला है, फॉर एवर अलोन, इस टाइप का है ये, तो इस पे कोई असर नहीं डाल रहा, केवल एक ही न्यूक्लियस असर डाल रहा है। चीजें क्लियर है? यस एक ही न्यूक्लियस असर की एक ही एनर्जी होगी, बस एक ही एनर्जी का लेवल बनेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं इसके आसपास और भी न्यूक्लियस लाने लग जाऊं, जैसे बिल्कुल अविनाश वाला केस ले लो भैया, जब तक एक लड़की है तब तक अविनाश कुछ नहीं कर सकता, एक ही लड़की असर डालेगी। अब अविनाश के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो यह हर लड़की से इन्फ्लुएंस्ड है। तो भैया इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, हर कोई न्यूक्लियस अपना अपना असर डाल रहा है, तो इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं इसकी एनर्जी मिक्स होना शुरू हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो इधर जैसे मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास पहले एक न्यूक्लियस था, तो इसको सिर्फ एक जगह से अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा था, केवल एक पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, क्योंकि सिर्फ एक चार्ज था इसको अट्रैक्ट करने वाला। अब मैं कह रहा हूँ इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, हर जगह चार्ज ही चार्ज है। तो यार आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा ना कि भाई अगर हर जगह चार्ज है तो हर ये चार्ज फोर्स डालेगा, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसकी वजह से भी आएगी, इसकी वजह। तो अब क्या होगा, जब सबकी वजह से एनर्जी आ रही है
तो सबकी वजह से एनर्जी लेवल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं, एक ही ऑर्बिट के, तो इसलिए ये एनर्जी की ग्रुपिंग होना शुरू हो जाएगी। अब समझ में आ गया? ओके यस चलो तो बढ़िया। सर एक बार बता दो सर। हाँ अब तो तुम्हें सुनना ही है। नहीं सर, मेरे को सर खुशबू मैम की कॉल आई थी सर तब। अच्छा यस सर। अविनाश फिर से रिपीट, मैंने कहा कि अगर इस पे केवल एक चार्ज है तो केवल एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि एक ही चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। तो अगर केवल एक ही चार्ज होता ना, केवल एक ही एनर्जी लेवल आएगा, क्योंकि एक ही पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन मैं कह रहा हूं भैया इसके पास तो बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, क्योंकि बहुत सारे एटम्स है ना। तो अब इस सेकेंड चार्ज की वजह से एक और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इस थर्ड चार्ज की वजह से एक और पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फोर्थ की वजह से एक और, इस फिफ्थ की वजह से एक और। तो भैया बहुत सारी एनर्जीज हो जाएंगी। तो जब बहुत सारी एनर्जीज हो जाएंगी तो एक ही ऑर्बिट के लिए बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनेंगे। समझ में आ यस गया? सर। तो डन इसी सर। चीज को हम एनर्जी बैंड कह रहे हैं। चलो यस सर। तो ये तो बस मैंने समझा दिया, जैसे मैंने कहा इसको नोट डाउन नहीं करना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये तो बस समझाने के लिए था। अब यही चीज हम थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो भैया हेडिंग डाल लो, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं ले रहा हूं एटम्स के बीच का डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस लिया, किसके बीच का डिस्टेंस? एटम्स के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे मैं ले रहा हूं एनर्जी, एनर्जी बैंड कि क्या बनेगा, किस हिसाब से एनर्जी लेवल्स बनेंगे। तो यार जब तक हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सपोज ये ए लिया मैंने कि भैया डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, तो इस केस में क्या होगा भैया, सबके एनर्जी जो लेवल्स हैं हर एक ऑर्बिट के, वो अलग अलग बनेंगे। इस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनेंगे। जैसे मैं आपको एक काम करता हूँ, एग्जांपल लेते हैं सबसे बेस्ट सिलिकॉन का। फिर से मेरे को याद दिलाओ, मैंने कल ही बताया था सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 सर। तो मेरे को बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल में कितना होगा, पी ऑर्बिटल में कितना होगा, पूरा मेरे को बताओ। क्या लिखूं इसका कॉन्फ़िगरेशन? 284 2s 4 सर। 2s2 2p6 फिर 3 3p 3s। अरे बता जाओ, कंफ्यूज क्या हो रहे हो? 3s2 3p2 3p2 चेक कर लो एक बार, क्लियर है या नहीं भैया? अभी तो ये कितने 3p4 आएगा। हाँ जी 4। चलो एक बार फिर से यार, वैलेंस हमारे पास 14 है, तो 2s2 2p6 8 हो गया, 3s2 10 हो गया, तो 3p4 ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये सब, और क्या? हाँ 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 हाँ, यस सर, वही बोल रहा हूँ सर। मेरी गलती भैया। नो सर, सर कोई कशिश चौधरी करके थी सर। चुप रहो। चलो फाइनल भैया, 1s2 आगे बढ़ते जाओ। 2s2 2p6 2p6 3s2 भैया 10 हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। 3s2 3p2 भाई डन। अब इधर सुनो, ये सपोज ले लो ये है 1s, ये सबसे इनर ऑर्बिट है, सबसे इनर ऑर्बिट। अब हर एक ऑर्बिट की एनर्जी लेवल अभी अलग अलग होंगे, डिस्क्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस अगर अभी बहुत ज्यादा है तो मतलब एक तरीके से हमारे सारे एटम्स आइसोलेटेड एटम्स है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो भैया इसमें ये 1s की ऑर्बिटल होगी, ये 2s की होगी, ये 2p की होगा, ये ऐसे 3s का होगा, और ऐसे ऊपर ड्रॉ कर देता हूं मैं 3p का। चेक करो यहां तक तो अब कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। बढ़िया। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो एटम्स के बीच का, अब सपोज मैंने डिस्टेंस ले लिया b, तो होगा क्या भैया, इनर ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा अंदर है, बहुत ज्यादा अंदर है। तो मतलब ये तो अपने ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे, बस इन पे दूसरा न्यूक्लियस असर नहीं डाल पाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो इसलिए वेरएस
ऐसे ही 2p के साथ भी दिखा दो। लेकिन अब 3s और 3p के साथ क्या होगा, इन दोनों की, बिल्कुल ये दोनों तो आउटर शेल्स हैं, बिल्कुल वैलेंस शेल है एक तरीके से, तो इन पे तो असर पड़ेगा, इन पे असर पड़ेगा, तो इसलिए इन दोनों की एनर्जी एक जगह पे मिक्सअप होना शुरू हो जाएगी और एक जगह ऐसी मिलेगी कि जहां पे दोनों की एनर्जी मिलकर बराबर हो गई है। तो इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, इस डिस्टेंस को हमने बी ले लिया। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। डन। अब क्या होगा, जैसे ही मैं थोड़ा डिस्टेंस और कम कर दूं, और कम कर दूं, तो मैंने देखा कि भैया ये एनर्जी जो है ये बिल्कुल आपस, बिल्कुल ये मतलब एक तरीके से प्रॉपर ग्रुपिंग, वो प्रॉपर फिर से एनर्जी बैंड बनने लग गए हैं। इस तरीके से एनर्जी डायग्राम है ना मिक्स होने लग गया, मिक्स होने लग गया इस तरीके से। लेकिन जब मैंने और भी कम किया और प्रॉपर उसको लैटिस स्ट्रक्चर में ले आया, तो मैंने देखा हमारे जो एनर्जी जो पहले बिल्कुल कंटिन्यूअस मिक्स हो गया था पूरा, वो फिर से सेपरेट होने लग गया और यहाँ पे जाके फिर से सेपरेट हो गया है। एक बार चेक करो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि पूरा थ्योरेटिकल चीज है, कोई इसमें ज्यादा दिमागदार वाली चीजें भी नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हर एक एटम आइसोलेटेड है, तो हमारे पास सबके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट आएंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूं सबके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट आएंगे। बी डिस्टेंस पे क्या हुआ, इनर ऑर्बिट्स में तो कोई छेड़खानी नहीं होगी, इनर ऑर्बिट्स वो अभी भी डिस्क्रीट ही आएंगे, उन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आउटर ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में एनर्जी की मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी, मर्जिंग होना शुरू हो जाएगी। और एक डिस्टेंस ऐसा आएगा सी जहां पे 3p और 3s इन दोनों की एनर्जी में कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों की एनर्जी सेम है। तो इनर ऑर्बिट तो अभी भी हमारे पास कैसे हैं, डिस्क्रीट, लेकिन जो आउटर ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी हमारे पास भैया बिल्कुल मिक्स हो गई है, सेम हो गई है एक तरीके से। लेकिन अब मैं इनको और ज्यादा पास ले आया, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा जब मैं इनको और ज्यादा पास ले आया, कि भैया फिर से दोबारा सेपरेट हो गए हैं, फिर से हमारे जो आउटर ऑर्बिट्स हैं भैया उनकी जो डायग्राम है फिर से वो सेपरेशन, मतलब फिर से वो डिस्क्रीट बनना शुरू हो गए। लेकिन डिस्क्रीट प्रॉपर लाइंस में नहीं है, वो प्रॉपर बैंड, यहाँ पे मतलब बहुत सारी लाइंस होंगी, इस तरीके से बैंड्स बनने लग गए हैं, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, एनर्जी बैंड। तो भैया अब बैंड बनना शुरू हो गया। चेक करके बता दो क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। अब क्या है अविनाश, हाँ लाइट चली गई, कुछ नहीं कर सकता भाई मैं। जो ऊपर वाला बैंड आपको मिल रहा है, जो ऊपर वाला बैंड है ये वाला बैंड, इस वाले बैंड को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ CP से, समझ जाना, कंडक्शन बैंड। और जो नीचे वाला बैंड मिला है, नीचे वाली ग्रुपिंग दोस्ती यार लोगों का फ्रेंड सर्कल मिला है, इस फ्रेंड सर्कल को हम कहेंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, ठीक है, यस सर। यहाँ तक नोट डाउन करो, अब मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज वैलेंस बैंड एंड व्हाट इज कंडक्शन बैंड। बस एक चीज याद रखना, किसकी एनर्जी ज्यादा है, कंडक्शन बैंड की या वैलेंस बैंड की? सर वैलेंस। कैसी बातें कर रहे हो, कौन ऊपर आ रहा है? कंडक्शन बैंड ऊपर आ रहा है, कंडक्शन की, तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा है वैलेंस बैंड से। और जो ये बीच में हल्का सा गैप दिख रहा है ना आपको, ये वही गैप है जो मैंने आपको कहा था एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, जिसको हम डिनोट करेंगे EG से। अब EG क्या है वो भी आपको बताऊंगा। EG क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी वही। चलो, तो जैसे ये ग्राफ पूरा नोट डाउन हो जाए बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। भाई सबका नहीं हो गया? सर मेरा नहीं हुआ, नहीं रुको। ठीक है चला, ठीक है कोई बात नहीं, करो, मैं तुम पानी पी लेता हूँ। हो गया सर। हो गया, चलो डन, लेट्स प्रोसीड।
अब मैं आपको समझा रहा था कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है और ये एनर्जी गैप क्या है। यार अगर आपको याद हो, मैंने कल ही बताया था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है। भाई सबसे पहले मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो भाई कंडक्टर्स के अंदर यार क्या होता है ना कि हमारे जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जी है, पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उनको तो बहुत ही कम एनर्जी देनी होती है और जो उनको वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे भैया, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और Free हो अपने जाएंगे। शेल को छोड़ देंगे। यस सर। एक मिनट प्लीज रुकना, एक मिनट प्लीज। चलो डन। हाँ, तो इधर मैं आपको इस डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया ये मैंने ड्रॉ किया न्यूक्लियस और मैं कह रहा हूं कि भैया ये इसके ऑर्बिट है। सपोज लास्ट वाला ऑर्बिट ले लो, वैलेंस शेल है। अब इसके अंदर जब तक ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में कहे जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई? सर एक बार रिपीट करना। मैं कह रहा हूं जो ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ करे हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना? यस सर। अभी ये फ्री नहीं हुए हैं, तो क्या अभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? हाँ जी। नहीं, अभी नहीं कर सकते ये। पर अभी नहीं। अभी ये एटम के अंदर ही है, अभी ये ऑर्बिट में घूम रहा है, अभी ये फ्री नहीं है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाउंडेड है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड के अंदर जाएगा? तो भैया याद रखना ये इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस बैंड के अंदर जाएगा। मतलब इसके जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे वो वैलेंस बैंड बनेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई कि जो इसका एनर्जी वैलेंस शेल के अंदर है? अब मैंने क्या किया, मतलब इसको भैया इसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्या सबको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पता है? यस सर। बताओ जरा। सर most lose less amount of energy to remove most loosely held electrons from it. Yes. मतलब अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो अपना ऑर्बिट से फ्री हो जाए, उसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे ही है ना, इसको वो एनर्जी मिल जाएगी रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसको तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए थी, तो रूम टेम्परेचर पे इसको वो एनर्जी मिली। तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे घूमने लगेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है तो मेरे को बताओ ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास एनर्जी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होगी या ज्यादा होगी? सोच के बताओ। ज्यादा होगी ना, क्योंकि एक तो वैलेंस बैंड की तो एनर्जी थी, आपने आयनाइजेशन एनर्जी और दी इसको, तो इसके पास अब एनर्जी ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो गया और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, और एनर्जी भी ज्यादा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में आएगा? कंडक्शन बैंड। तो इसीलिए मैंने कहा था कंडक्शन बैंड ऊपर होता है जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से फ्री होगा। वैलेंस बैंड से फ्री कराने के लिए आपको ये एनर्जी गैप कवर करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप जब ये एनर्जी दोगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन अपने आप अपने वैलेंस शेल को छोड़कर कंडक्शन बैंड मतलब कंडक्ट करने लग जाएगा, फ्रीली घूमने लग जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट है कंडक्शन बैंड और इसका वैलेंस बैंड का। से बता दो इसको। क्या चीज, क्या बताना है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, मैं कह रहा हूं जब तक जैसे आप अपने घर में हो, आप अपने नेचुरल ऑर्बिट में हो, अपने घर में हो, तो आप जब तक अपने घर में हो तो आपके पास जो भी एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करी जाएगी वैलेंस बैंड के अंदर। चीजें क्लियर? यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को कम से कम कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी आपको घर से बाहर निकालने के लिए। जो कम से कम एनर्जी देनी है आपको घर से बाहर निकालने के लिए वो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी। तो यार मैंने आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दी, अब आपके पास एनर्जी ज्यादा आ गई तो आप घर से बाहर निकल के आ गए। एक बार आप घर से बाहर निकल के आ गए तो आप फ्री हो घूमने के लिए। तो जब आप फ्री हो घूमने के लिए, तो आप फ्री कब हो घूमने के लिए? आप फ्री तब हो घूमने के लिए जब आपने एनर्जी गेन करी, तब हो आप फ्री। तो आप चले जाओगे कंडक्शन बैंड में।
कि अब आप फ्री हो भैया घूमने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो बस यार यही चीज अब इमेजिन करनी है आपको डायग्राम्स में कंडक्टर्स के लिए। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। तो समझो भैया प्लीज, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर की जो लाइंस है इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं कि भैया ये है मेरे पास कंडक्शन बैंड। अब जो इसका वैलेंस बैंड होगा, हमने देखा कुछ कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने का मतलब है कि उनको इतनी कम एनर्जी देनी थी कि भैया वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी मांग ही नहीं रहा, हल्का सा एक्सपोज किया नेचर को, उसी वक्त उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो गए। जैसे आपने देखा होगा पोटेशियम स्ट्रिप होती है, तो उसको हल्की से सनलाइट देते ही वो बर्न कर जाता है, देखा है? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि भैया उनको हल्का सा भी अगर सनलाइट वगैरह या हल्का सा भी रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज करोगे तो वो उसी वक्त अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी गेन करके कंडक्ट करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से ओवरलैप करेगा, या फिर दोनों के बीच में जो गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया वैलेंस बैंड और ऊपर की तरफ मैंने ड्रॉ किया कंडक्शन बैंड। या तो इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा। चेक कर लो समझ में आ गया है या रिपीट करना है? आ गया है सर। तो बुक में भी इसी तरीके से दे रखा है, तो भैया इस तरीके से अपना कर लेना। और इनके बीच में जो ये गैप होगा, जो मैं नीचे गैप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये गैप होगा हमारा एनर्जी गैप। एनर्जी गैप। और याद रखना इसका एनर्जी गैप इनफैक्ट ये कह सकते हो 0.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी कम होता है। यस सर। वैल्यूज याद नहीं रखनी है, बस थोड़ा सा एक बार ऐसे माइंड में रख लो कि भैया ये वैल्यू 0.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी कम होती है, जो इजीली मिल जाती है आराम से। हाँ जी हो गया सर। हो गया, चलो। हाँ जी। अब आ जाते हैं भैया अपने नेक्स्ट वाले पे, दैट इज कंडक्टर्स। सॉरी कंडक्टर्स हो गया, इंसुलेटर्स पे। भैया इंसुलेटर्स के अंदर क्या है? इंसुलेटर्स के अंदर हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो भी न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बाउंडेड है। तो अगर वो न्यूक्लियस से इतने ज्यादा बाउंडेड है ना, तो छोटी मोटी एनर्जी पे आप उसको घर से बाहर नहीं निकाल पाओगे। आपको हद से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर आप उसको घर से बाहर निकाल सकते हो। तो इसलिए इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है भैया, कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट खाली होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है इनमें, बहुत ज्यादा गैप होता है। ऊपर से जो कंडक्शन बैंड है वो एक तरीके से खाली है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, क्योंकि कोई फ्री नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली पड़ा है। और तो और इनके बीच का जो गैप है भैया वो बहुत बड़ा गैप है। आपको बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा या तो हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। और ये एनर्जी गैप कितना है भैया? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भैया अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है। हाँ जी। याद रखना डॉट डॉट जो ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज फॉर भैया इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल हो गया सर। हो गया, चलो यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं मैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक की। भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जैसे इसमें याद रखने का था कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल। तो इसके अंदर अगर अब मैं बैंड डायग्राम ड्रॉ करूं तो भैया देखो कैसे बनेगा। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। अब इनके बीच का जो गैप है वो कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। हमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है
भैया किसी को कुछ आइडिया कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है? भाई किसी को कुछ याद नहीं है? एस्टिमेट 10 ऐसे कुछ कि कुछ याद हो? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। अच्छा चलो, तो भैया याद रखना ये एनर्जी गैप यूजुअली 0.7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.5 या 1.17 वोल्ट तक वेरी करता है। याद रखना 0.7 कम है, ये जर्मेनियम के लिए होती है वैल्यू, एग्जाम में पूछा गया नीट एग्जाम में। याद रखना 0.7 है किसके लिए है? जर्मेनियम के लिए। और 1.17 इसका मैं कंफर्म करूंगा 1.7 या 1.17 है, दैट इज फॉर सिलिकॉन। 1 था, हाँ 1.17 ही है, 1.17 ही है, ठीक है। हाँ जी। बाकी जहां तक मेरे को याद आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेना, वैल्यूज हर बुक में अलग अलग लिखी होती है, मैं 1.5 लिख के चल रहा हूँ जहां तक जो मेरे को 1.1 है जर्मेनियम की हमारी बुक में, तो मतलब 1.17 अप्रॉक्स करके 1.1। ठीक है डन, तो आप वो वैल्यूज याद रखना। चलो अब इधर समझो यार, इधर जैसे मैंने कहा कि यार हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे भैया, इधर हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने फ्री किए वो तो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। यस सर। इधर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब जाएंगे तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे, यहाँ पे वैकेंसी छोड़ जाएंगे। तो ऊपर आपने जितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं उतने ही होल्स भी नीचे होंगे। ये चीज कंडक्टर्स में देखो नहीं है। कंडक्टर्स के अंदर हमने क्या कर रखा है भैया, इलेक्ट्रॉन्स अगर आ भी गए हैं तो वो यहाँ पे वैकेंसी नहीं छोड़ के जाते, यहाँ पे वो कोई वैकेंसी नहीं छोड़ के जाते। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर गया है तो वो अपनी वैकेंसी छोड़ के जा रहा है। तो इधर जितने मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करे हैं उतने ही नीचे मैंने होल्स ड्रॉ करे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स शुड बी इक्वल। यस सर, हो गया। हो गया सर, हो गया सर। अब आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में भी पहला वाला हम डिस्कस करेंगे एन टाइप। यार ये सब है ना थ्योरेटिकल चीजें हैं, बस आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स की पूछी जाती हैं, इसलिए आपको मिलने करना है, अदरवाइज हमारे आगे टॉपिक में हमारा इसका कोई काम नहीं है। आगे फर्दर जो टॉपिक्स हैं भैया, एन टाइप में फिर से वही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप 0.7 से लेके 1.5 तक का या 1.17 तक का, ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड। लेकिन अब इसके अंदर मेजॉरिटी कौन होता है एन के अंदर भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। तो इधर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ड्रॉ करने हैं, और इधर जो आप होल्स ड्रॉ करोगे वो कम ड्रॉ करो, क्योंकि होल्स कम है, इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा। और ये हो गया फिर से हमारे एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। सिमिलरली यहीं पे ड्रॉ कर लो आप अपना पी टाइप। क्या पी टाइप आप अपने आप ड्रॉ कर पाओगे? यस सर। डन, ट्राई कर लो एक बार पी टाइप खुद से। भाई पी टाइप के अंदर हमें पता है मेजॉरिटी इज होल्स, नंबर ऑफ होल्स आर मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर आप इलेक्ट्रॉन्स को कम ड्रॉ करोगे और इधर होल्स ज्यादा ड्रॉ होंगे, क्योंकि होल्स पहले से ही ज्यादा थे, और एक आधा इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस में रहेगा ही रहेगा। यस सर, हो गया। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। हो गया, चलो तो आ जाओ भैया, एक क्वेश्चन ट्राई कर लो। अभी तक जितना भी करा है उस पे एक ही क्वेश्चन बनता है अभी तक, वो लिख लो। भैया क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, बिल्कुल फुद्दू सा,
कि हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होंगे और इन दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है कि कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन होल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन गिवन है। क्या कंसंट्रेशन गिवन है? 6 into 10 to the power 8 पर मीटर क्यूब, कि भैया पर वॉल्यूम में 6 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स या होल्स है। हमने क्या किया भैया, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करा दी, मतलब कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करा दी। इंप्यूरिटीज ऐड करा दी तो भैया डेफिनेटली किसी एक की ज्यादा हो जाएगी। अभी भी आवाज कट रही है क्या यार बीच बीच में? नीरज तुम्हारा ही नेक्स्ट वो है, चलो। तो डोपिंग करा दी तो किसी एक की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, या तो होल्स की या तो इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो गई है 9 into 10 to the power 12 पर मीटर क्यूब। तो देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करके बताना है? सबसे पहले तो आपको बताना है कि भैया ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, पहले तो ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि नए होल की कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी। फिर जैसे ऊपर तो होल्स इतने थे और इलेक्ट्रॉन्स भी इतने थे, अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो अब न्यू होल कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी, ये कैलकुलेट करके बताना है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। सिंपल सा है भैया, बहुत ही खुद को समझ। गुड भाई, सबसे पहला का तो आंसर बिल्कुल क्लियर है कि यार अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, तो ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप का। एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो इसका तो आंसर हो गया। अब दूसरे वाले का सोचो, न्यू होल कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे? तो याद रखो, न्यू होल कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप रेट ऑफ कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आप लिखोगे NeNH मस्ट बी इक्वल्स टू Ni²। और मैंने आपको बताया ही था ये LHS किसके लिए है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। Ni² किसके लिए होगा? ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो आपको Ne की वैल्यू पता है, न्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 9 × 10⁻12। आपको NH की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है। Ni का मतलब जितना NH है उतना ही Ne है, 6 to power 8 6 into 10 to the power 8 इसका स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो और मेरे को बता दो NH कितना आ रहा है। अब कैलकुलेट करो और मेरे को मिनट दो। हो गया सर।
हो गया, वेरी गुड। तो भाई क्या आंसर आया सबका? 4 into 10 raised to power 4. भाई वेरी गुड। तो सबने जो कैलकुलेट कर लिया होगा, NH न्यू होल कंसंट्रेशन आ रही होगी 4 into 10 to the power 4 per meter cube। बिल्कुल सही। सर 6 into 10 raised to power -8 नहीं था इसमें? नहीं नहीं, -8 का मतलब तो फिर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बची है क्या? -8 तो बहुत छोटा Yes, वैल्यू sir. होता है। हो गया सर, हो गया, चलो बाय भैया, बढ़िया आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. आ जाओ भैया नेक्स्ट टॉपिक पे। भैया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन हमने क्या किया भैया, अब ये यहाँ से पूरा बेसिक और आपका बिल्कुल अब चीजें यहाँ से और ज्यादा डिटेलिंग में जाना शुरू हो गई है। यार हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, हमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। लेकिन ज्वाइन मतलब ऐसे नहीं किया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर प्लेट उठाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्लेट उठाई और उनको चिपका दिया, ऐसा नहीं है। ये जो ज्वाइनिंग है ये एटॉमिक लेवल पे की जाती है। एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे मतलब क्या है कि भैया हमारे जो चार्जेस हैं वो आपस में मूव कर सकते हैं एटॉमिक लेवल पे। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक होता है कि सपोज मैंने 2 प्लेट ली और 2 प्लेट को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो इस तरीके से अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये एटॉमिक लेवल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं। इन दोनों के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में या होल्स आपस में मूव नहीं कर पाएंगे। मैंने इनको एटॉमिक लेवल पे ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि मैंने एक ही प्लेट ली है और एक ही प्लेट के अंदर मैंने पी टाइप और एन टाइप का वो बना दिया, जंक्शन बना दिया। क्या समझ में आया? Yes, sir. हम क्या करते हैं, जैसे हीटिंग करते हैं, पी टाइप और एन टाइप को एक तरीके से एटॉमिक लेवल पे ज्वाइन करते हैं। तो इधर मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ कि भैया हमने क्या किया, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ कि हमने क्या किया, पी टाइप और एन टाइप का जंक्शन बना दिया। जंक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे दो चीजें ज्वाइन होती हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये जंक्शन लाइन है, एक जगह पे मैंने ले लिया है पी टाइप और एक जगह पे मैंने ले लिया है एन टाइप। अगर आपको याद हो मैंने आपको डायग्राम बनाया था कि मैंने बोला था पी टाइप को आप हमेशा कैसे ड्रॉ करोगे। पी टाइप डोनर था या एक्सेप्टर था? Acceptor था। एक्सेप्टर था, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल के ऊपर होल। यस सर। बिल्कुल यही सेम चीज रिपीट होती जाएगी भैया, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन्स होल, इस तरीके से। फिर पी टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा एक्सेप्टर था। वेयर एज पी टाइप हमारा डोनर है। डोनर के लिए हम करते थे पॉजिटिव डॉट, पॉजिटिव होल। बिल्कुल पॉजिटिव होल नहीं, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। हाँ मतलब वही हाँ, कहानी बदल जाएगी। चलो अब ऐसा करने से क्या हुआ है, ऐसा करने से कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया है। कंसंट्रेशन का डिफरेंस कैसे, जैसे इधर साइड में लिख लो भैया, इधर मेजॉरिटी कौन है एन टाइप के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव तो आयन बन गया जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और इधर माइनॉरिटी में कौन है? इधर माइनॉरिटी में होल्स है। वेरएज अगर मैं पी टाइप की साइड लिखूं तो भैया पी टाइप के लिए मेजॉरिटी कौन है? होल्स। होल्स एंड माइनॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन्स। यार देखो अपने आप कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया ना। इधर इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बहुत कम है। इधर होल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है और इधर होल्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया है। अब आपने देखा होगा कि यार जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है तो चीजें फ्लो करती हैं कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से लो कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में या इस तरीके से समझाया जाता है कि अगर मैं 2 कंटेनर्स ले रहा हूं और उन दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट कर रहा हूं, तो जो ये कनेक्शन है बीच का ये कहलाया जाएगा जंक्शन। सपोज इस कंटेनर में मैंने पानी यहाँ तक भरा और इस कंटेनर में मैंने पानी यहाँ तक भरा, तो साफ दिख रहा है ना, एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है। तो मेरे को बताओ चीजें
जो ये पानी है ये किधर फ्लो करेगा, कंटेनर to ए low. से बी या बी High टू to ए? low. A to B. वेरी गुड। तो A to इधर जो पानी है वो ए टू बी फ्लो करेगा, मतलब चीजें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है। और ये कब तक बढ़ेंगी? सर जब तक दोनों बराबर नहीं आ जाते। जब तक दोनों बराबर ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इधर ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट जब तक चार्जेस फ्लो करेगा तब तक बराबर ना आ जाए, इधर बस वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। बाकी इधर इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि भैया कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो चीजें फ्लो करेंगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो भैया क्या होगा, यस सर। तो क्या होगा, हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है जो जंक्शन के पास आ रहे हैं, सपोज पीछे से धक्का मुक्की हो गई, तो धक्का मुक्की हो गई तो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है पीछे वाले बाद में आएंगे, आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स जाके इस होल में गिर जाएंगे, टकरा के गिर गए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस होल में चले गया तो वैकेंसी खत्म हो गई। Yes sir. यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, यहाँ से वैकेंसी हट गई। सेम चीज यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके गिर जाएगा, वैकेंसी खत्म, इलेक्ट्रॉन भी खत्म। ये सेम चीज यहाँ पे होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ समझाने के लिए, ऊपर तो एक चीज ड्रॉ कर लो, यहाँ पे इस चीज को ऐसे खत्म दिखा दो कि भैया होल्स भी खत्म, इलेक्ट्रॉन भी खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल में जाके गिर गया, वैकेंसी खत्म, सब कुछ खत्म। तो जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे होल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास है ना यहाँ पे ये एक लेयर बन जाएगी। ये लेयर एक ऐसी लेयर बन जाएगी जिसके पास ना तो कोई एक्स्ट्रा होल है, इसके पास ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये लेयर है ये भैया नेगेटिव आयंस की तरह एक्ट करेगी और ये वाली लेयर पॉजिटिव आयंस की तरह एक्ट करेगी। क्या सबको ये वाली बात समझ में आ गई है? Yes sir. Yes sir. नेगेटिव और पॉजिटिव वाला रिपीट करो। रिपीट करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इधर हमारे पास नेगेटिव आयन था जिसके पास एक होल था, इधर हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा। यहाँ तक क्लियर है राधिका? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ राधिका मैडम, इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक होल था, ये दोनों मर्ज हो गए और कहानी खत्म कर दी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ जो लेयर होगी सिर्फ नेगेटिव आयंस बचेंगे, होल्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो लेयर है वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ पॉजिटिव आयंस बच गई। अब इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए। अच्छा यस सर। तो ये जो लेयर है ये क्या करेगी भैया, ये लेयर है ना बैटरी के टर्मिनल्स की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स भी तो यही होते हैं। हम भैया बैटरी इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हमेशा, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, कैथोड एंड एनोड। तो भैया ये जो है ये कौन सा टर्मिनल होता है? Positive. क्योंकि ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आयंस कलेक्टेड होते हैं। इसको नेगेटिव प्लेट कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव आयंस की प्लेट होती है, सिंपल। तो हम क्या कहेंगे कि भैया जो हमारी ये जंक्शन की लेयर बनी है, ये जंक्शन की लेयर एक बैटरी की तरह एक्ट करेगी। आई रिपीट, हमारी जो ये जंक्शन की लेयर है ये बैटरी की तरह एक्ट करेगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बनेगा और राइट साइड में क्या बनेगा बैटरी का? पॉजिटिव टर्मिनल। मेरे को बताओ पॉजिटिव टर्मिनल कौन से चार्जेस को ट्रैक करेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव टर्मिनल किसको रिपेल करेगा? नेगेटिव को। तो देखो क्या होगा इसकी वजह से। अब इधर सुनो, हमारा जो ये नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। जो मेरे पास राइट साइड में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है ना एक्स्ट्रा, ये उनको रिपेल कर रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़कर होल्स में नहीं जा पाएगा क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली रिपल्शन मिल रहा है। सिमिलरली ये वाला जो होल है ये भी इधर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस होल को कौन रिपेल कर रहा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, अब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, तो भैया अब करंट होगा क्या प्रोड्यूस? नहीं होगा। प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस बैटरी ने क्या किया? इस बैटरी ने उल्टा काम किया। बैटरी का काम होता है करंट को फ्लो कराना, चार्जेस को फ्लो कराना, लेकिन इस बैटरी ने तो भैया जो चार्जेस अच्छे खासे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहे थे, इसने तो बल्कि उनको भी रोक दिया। क्या भैया चीजें क्लियर हैं? यस सर, क्लियर। तो इसलिए इस बैटरी को हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया?
कि भैया ये बैटरी तो एक बैरिगेटिंग, जैसे कर्फ्यू लगता है बैरिगेटिंग लगा देती है पुलिस कि लोग इधर उधर नहीं जा सकते, तो बैटरी ने वही किया, बैरिगेटिंग का काम किया, तो इसलिए इस बैटरी को कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? यस सर। चलो डन। तो अब मैं इसके, है ना, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है देखा जाए तो, अब मैं आपको इसके बस 2-3 चीजें बता रहा हूँ, आप उसको चेक करो कि आपको इससे रिलेटेड 2-3 चीजें समझ में आई है या नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहली चीज कि भैया हमारा जंक्शन के पास वाले जो है जंक्शन पे, भैया जंक्शन पे क्या हो रहा था, हमारे जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे थे। भैया मेरे को बताना कौन से कंडक्टर से कौन से कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, एन टाइप से पी टाइप में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम N type टू पी to टाइप। पी to टाइप, वेरी गुड, एन टाइप टू पी टाइप। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन कहलाती है कि भैया फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो ये एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और इधर है ना आपने अलग से कोई फोर्स नहीं दिया, ये अपने आप कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से गए, तो जब ये अपने आप कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से गए हैं तो जो ये करंट प्रोड्यूस करेंगे उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है कि चार्जेस अपने आप कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहे हैं, तो ये करंट हमारा कहलाएगा भैया डिफ्यूजन करंट। अब जो ये डिफ्यूजन था ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए ही हो पाया, क्यों हो पाया थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि जैसे पोटेंशियल बैरियर लग गया। बिल्कुल, तो याद रखना जो ये डिफ्यूजन करंट है एक तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्यों छोटी होगी, क्योंकि हमारे जंक्शन का पास वाला चार्ज ही मूव कर पाया, तो बहुत कम चार्ज है जो मूव कर पाया, पीछे वाले तो बेचारे मूव ही नहीं कर पाए। और जो ये डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हुआ है एक तो छोटा भी है, ऊपर से बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए भी है, वेरी स्मॉल या शॉर्ट ड्यूरेशन पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास एक बैटरी बनना चालू हो गई है वीबी, और ये वीबी ने चार्जेस को रोका है फ्लो करने से, डिफ्यूजन को रोका है, इसलिए ये वाली बैटरी हमारी कहलाएगी पोटेंशियल बैरियर। वे चीजें क्लियर हुई हैं? यस सर क्लियर है। अब इधर सुन लो और एक और बात, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ना इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी, कितनी छोटी होगी भैया, हार्डली 0.5 वोल्ट, लेकिन भले ही इसका पोटेंशियल बहुत कम हो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ, भले ही इसका पोटेंशियल बहुत कम हो लेकिन जो इसकी थिकनेस है, जो ये थिकनेस है ना जंक्शन के पास वाली जिसमें हमारी ये लेयर बनी है, इसकी थिकनेस बहुत कम है। तो इसकी थिकनेस कितनी है भैया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी थिकनेस माइक्रोमीटर्स में होती है, जनरली 1 माइक्रोमीटर, तो 1 × 10⁻⁻6 मीटर। पोटेंशियल की बैटरी का वोल्टेज बहुत कम, जो इसकी लेयर है ये थिकनेस ब्रॉडनेस ये भी बहुत कम, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पोटेंशियल बैरियर में भैया याद रखना ये बहुत ही ज्यादा हाई बनेगी, बहुत ही ज्यादा हाई। कैसे पता चला भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होता है ये V/D, तो V की वैल्यू 0.5, D की वैल्यू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो देखो इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई ये। यस सर। अगर आप एक चीज देखो 10⁻³ इलेक्ट्रॉनिक मतलब 10⁻³ वोल्ट पे तो एयर कंडक्टर इंसुलेटर से कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाती है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है। तो बस अभी आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है, ये 2 पॉइंट्स, बाकी 1-2 पॉइंट्स और हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही याद रखो। जंक्शन डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन की वजह से बहुत छोटा और बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, दैट अब ये डिफ्यूजन करंट रुक गया क्योंकि वहां पे बैरिकेटिंग लग गई है पोटेंशियल की, पोटेंशियल बैरियर, बिल्कुल। पोटेंशियल का वोल्टेज बहुत कम है, डिस्टेंस की जो लेयर है थिकनेस बहुत कम है,
तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत बड़ी है। अब याद रखना Yes, sir. कि जो ये थिकनेस है, जो ये ब्रॉडनेस है, जहां पे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर बनी है, इस थिकनेस को डी से जो हमने डिनोट किया है, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसमें चार्जेस डिप्लीट का मतलब Yes, sir. खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए हैं। Yes, यहाँ पे sir. होल्स खत्म हो गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, तो इसलिए डिप्लीशन, चीजें खत्म होने लग गई हैं, इसलिए डिप्लीशन लेयर। Yes, sir. हो गया सर। हो गया सर। तो यहाँ पे भैया अच्छे से रिवाइज करके रखना। Yes, और sir. नेक्स्ट क्लास में जो भी चीजें होंगी सब इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम Yes, पढ़ेंगे sir. रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, रेक्टिफायर्स, तो ये सारी नेक्स्ट क्लास इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो भैया यहाँ तक पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। Yes, sir. Yes sir. डन। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय एंड एंजॉय। Bye bye Bye, sir. sir. बाय बाय।